खुले आसमान पे एक वेवन अपने पंख के दोनों ओर बिछा के आसमान में उड़ रहा होता है कि उड़ान पूरी तरह आजाद चिड़िया की तरह होता है। वेवन को नीचे से हमारा एमसी एस्टर देख रहा होता है। उस वेवन को आसमान में खुला उड़ते हुए देख के एस्टर डिसीजन लेता है वो मैजिकल हाउस ऑफ डिक्लेन पे एक ट्रबल शूटर की ड्यूटी को छोड़ देगा। एक सीन पे दिखाया जाता है एस्टर अपने मैजिक पावर से किसी का गर्दन पकड़ के खड़ा हुआ है। एस्टर बोलता है तुम ही सिर्फ आखिरी बचे हो, टो पे मुस्कान लेते हुए। सामने वाला गुस्सा होके बोलता है नंबर 1 तुम अपनी स्किल को छुपा रहे थे। पावर किसी नॉर्मल ट्रबल शूटर के पास नहीं होना चाहिए। एस्टर अपने हाथ पे एक मैजिक टोम लेके बोलता है यही वो बुक है ना जिसके लिए तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे। सामने वाला बोलता है हाँ, और तुम्हें क्या लगता है हम इतने सारे लोग एक कुत्ते को मारने के लिए यहाँ पे आएंगे? एस्टर बोलता है फिर भी तुम तो मेरे हाथ में ही मर गए, ट्रैश हो। तुम ये मैजिक टोम कैसे यूज करते हो? सामने वाला बोलता है मुझे नहीं पता। एस्टर सोचता है अगर ये मैजिक टोम इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता तो वो ग्रीडी डिक्लैन इस बुक को बेसमेंट में छुपा के नहीं रखता। उसे पता भी नहीं है इसको कैसे यूज करे, तो फिर वो लोग मुझे क्यों चेस कर रहे थे? ये बुक क्या इतने ही मायने रखता है डेक्लेन हाउस के लिए? वाला बोलता है ये मैजिक टोम मुझे दे दो, फिर मैं डेक्लेन हेड से कहूंगा तुम्हें मर्सी दिखाने के लिए और तुम्हें ट्रबल शूटर की नौकरी में फिर से वापस ला के दूंगा। एस्टर बोलता है तुम्हारे पास कितने पावर है कि तुम मुझे बचा सको? कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? सामने वाला बोलता है यू सन ऑफ ए। एस्टर बोलता है फाइनली तुम्हें तुम्हारा आइडेंटिटी समझ आ गई है। अचानक से एस्टर के पीछे से एक बहुत ज्यादा मैजिक पावर फोर्स आता है। एस्टर सोचता है ये बहुत खतरनाक है। एस्टर पीछे घूम के देखता है जहां पर एक आदमी एस्टर को देख के बोलता है तुम्हारा इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है। सामने वाला अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो फॉरेन वॉन डेक्लैन मैजिकल हाउस का हेड है। वो अपने होठों में एक छोटी सी स्माइल लेके एस्टर को बोलता है मुझे तुम्हारे हाथ में वो मैजिक टोन वापस चाहिए, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। एस्टर सोचता है मैं 10 साल से ट्रबल शूटर की काम कर रहा हूँ, ये मेरी पहली मुलाकात है डेक्लैन हाउस की हेड के साथ। हाउस ऑफ डेक्लैन एक फैमिली है जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में सबसे फेमस है और डेक्लैन हाउस की हेड इस हिस्ट्री पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है। इतना सब सोचकर एस्टर बोलता है बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है मुझे। एस्टर फॉरेन वॉन डेक्लैन को बोलता है तुम किसी का कमाया हुआ चीज फ्री में चाहते हो, तुम बहुत शेमलेस हो ना। वो बात सुन के फॉरेन वॉन डेक्लैन हंसना शुरू कर देता है। एस्टर की हाथ पैर बहुत जोरों से हिल रहा था। वो सोचता है मेरा लक कितना बड़ी चीज है, उसकी मैजिक पावर कोई जोक नहीं है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है मैंने मेरी जिंदगी पे कभी दिखा हुआ है। तुम्हें मारना मेरे लिए सबसे आसान चीज है, फिर भी मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। तुम फिर से डिक्लाइन के लिए काम करो और मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। सब ट्रबल शूटर के अंदर तुम्हारी पावर सबसे रिमार्केबल है और तुम्हें भी टैलेंट है बहुत, इसलिए मैं तुम्हें एक दूसरा चांस देना चाहता हूँ। तुम एक फ्लीटी जोन से आए हो जहाँ पर तुम ट्रैश टेक्निक को यूज करके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रबल शूटर हो। इससे ही पता चलता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। अगर तुम डिक्लेन हाउस के अंदर काम करो तो तुम्हारी पावर और भी बढ़ जाएगी। एस्टर सोचता है फिर से डिक्लेन हाउस पे वापस जाओ। कुछ देर बाद एस्टर बोलता है ठीक है। डिक्लेन बोलता है ये तो अच्छी बात है। एस्टर बोलता है फिर मेरा एक कंडीशन है, मुझे डिक्लेन हाउस का हेड का सीट चाहिए, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा।
यही सुनकर फेरेन वॉन डिक्लेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मिस्टर बोलता है, तुम मेरी फाइट देख रहे थे ना? वही बोलकर वो अपने हाथ में एक मैजिक स्पेल कास्ट करके वो उस बंदे को मार देता है। मिस्टर बोलता है, तुम क्या काउंट कर सकते हो इस बुक को पाने के लिए तुम्हारी कितने ट्रबल शूटर को मैंने मार डाला है? यही सुनकर डेक्लेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एस्टर और डेक्लेन अपने फाइट के लिए रेडी होता है। डेक्लेन एस्टार को बोलता है, अगर तुम मेरे खिलाफ गए तुम मर भी सकता है। एस्टार सोचता है वो सही बोल रहा है तो क्या, फिर भी मैं अपने लाइफ को फ्रीली जी सकता हूँ किसी की कुत्ते की वजह बोलकर एस्टर अटैक कर देता है। डेक्लेन एस्टर की थंडर अटैक अपने शील्ड से रोक देता है। एस्टर बोलता है, तुम्हें कोई चीज छोटी या बड़ी चाहिए जब तक कि तुम उसको माप नहीं लेते। बोलता है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। अपना मैजिक कास्ट करता है। हिरन का मैजिक अटैक एस्टर किसी तरह डॉच कर पाता है। एस्टर को सांस लेने की वक्त देने की बजाय फेरेन दूसरा मैजिक कास्ट कर देता है। एस्टर सोचता है ये है डेक्लेन फैमिली हेड की सच्ची ताकत। इसकी अटैक में तो कोई भी गैप नहीं है। मैं कैसे काउंटर अटैक करूं? एस्टर डेक्लेन हेड के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था उसे डॉज और अटैक करने के लिए। एरेन बोलता है, किसी की पावर कभी कभी टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उनका पावर खुद ही जान जाओगे जब तुम उनके साथ फाइटिंग करोगे। फिर फेरेन एक बड़ा सा मैजिक कास्ट करता है जिसके वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जब ब्लास्ट का स्मोक हट जाता है फेरेन एस्टर को बोलता है, तुम तुम्हारा विचार बदल सकते हो क्या? मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ मगर तुम्हें अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए मेरी अंडर हमेशा बोलता है, मैं अगर हार स्वीकार कर लूं तुम क्या मुझे जिंदा छोड़ दोगे? फेरन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे विश्वास करूंगा? एस्टर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं भी तुम पे विश्वास करूंगा? यही बोलकर एस्टर एक अपनी तरफ से एक मैजिक कास्ट कर देता है। चीख के बोलता है, मैं ये कुत्तों का खाना खाने के लिए तंग हो चुका हूँ। तुम में मुझे क्या सुन सकते हो क्या? कोई अपनी पूरी जिंदगी कुत्ते क्यों होना पसंद करेगा? कुत्ते का खाना जितना भी बड़ा हो वो कुत्ता का खाना ही होता है। मगर फिर एस्टर की बात सुन के थोड़ा और गुस्सा हो जाता है। फिर वो एस्टर का अटैक अपने शील्ड से ब्लॉक कर देता है। फिर एस्टर के ऊपर एक बड़ा सा मैजिक कास्ट करता है। अटैक देख के एस्टर हक्का बक्का हो जाता है। फिर अचानक से आसमान बड़ा पर्पल थंडर लाइट आ जाता है। उसी वक्त एस्टर को समझ आता है उस दिन आसमान पे उसने वो बड़ा सा वेवन क्यों देखा था। उसे उस वेवन की तरह अपनी आजादी चाहिए थी। फिरन की अटक के वजह से एस्टर खून पे लथपथ हो जाता है और जमीन पे बैठ जाता है। फिरन एस्टर के पास आके बोलता है, मुझे लगता था तुम ये अटैक पे ही मर जाओगे। अब हम दोनों के बीच पावर की गैप पता चला है। एस्टर मानता है, हाँ तुम मुझसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो और पूछता है, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे अंदर फिर से ट्रबल शूटर के लिए काम करूं? फेरन बोलता है, नहीं। वो अपनी एक अच्छी सी प्रॉमिस करता है, अगर वो उसके अंदर डेक्लेन के लिए ट्रबल शूटर के लिए काम करेगा तो उसे वो डेक्लेन क्लैन के अंदर एक बॉन्शिन क्लैन का हेड बना देगा वो। एस्टर यही सुनकर शॉक हो जाता है। सुनकर एस्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है डेक्लन फैमिली जो इंपीरियल फैमिली से भी टक्कर दे सकता है। एस्टर अपनी मैजिक स्पेस से वो मैजिक टोम बाहर निकालता है। पूछता है, ये बुक ही क्या तुम्हारी आखिरी गोल थी? रन बोलता है, नहीं, मुझे ये बुक भी चाहिए और तुम्हें भी चाहिए। वही बोलकर वो अपने हाथ पर आकर वो मैजिक टोम लेने लगता है। पर अचानक एस्टर एक पर्पल फ्लेम स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से वो मैजिक टोम पे फायर लग जाता है। एरन पूछ रहा था, तुम क्या कर रहे हो? ये एरन बोलता है, तुम्हें ये बुक जरूर मिलेगा पर राख होने के बाद। एरन बोलता है, मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगा। के जवाब में एस्टर बोलता है,
ट्रबल शूटर को पैसे के लिए कोई भी फिक्र नहीं है। फिर एस्टर फेरन को पूछता है, तुम्हें क्या वो यंग मास्टर पता है डेक्लिन फैमिली का? इसने अपनी फॉरबिडन मैजिक से एक ट्रबल शूटर को मार दिया था। उसकी वजह से डेक्लिन फैमिली ने उस यंग मास्टर को कवर किया था बचाने के लिए। के बदले में फेरन पूछता है, क्या ये सब बदले के लिए है? एस्टर बोलता है, ये सब बदले के लिए नहीं है, ये मेरे सारे दोस्तों की मकसद पूरा करने के लिए है और वो लोग कभी किसी का कुत्ता जारी जिंदगी पे दोबारा ना बन सके। फिर फेरन अपनी मुंह घुमा के पीछे चलने लगता है और बोलता है, मैंने तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश सुन ली है। अपनी फाइनल अटैक एस्टर पे छोड़ता है, एजूर फ्लेम, जो डेक्लन फैमिली का इटर्नल फ्लेम है, जो कभी बुझता नहीं है। फेरन बोलता है, तुम अपनी ये डिसीजन को हेल में भी रिग्रेट करोगे। जैसे जैसे एस्टर इटर्नल फ्लेम में जलने लगता है, वो बोलता है, मरना भी अच्छा है डेक्लन फैमिली की कुत्ते होने की वजह। वही बोलकर एस्टर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। सोचता है, मुझे इस जिंदगी पे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर दूसरा जिंदगी मिला तो मैं अपनी फ्रीडम खुद छीन के लूंगा डेक्लन फैमिली से। अचानक से चारों ओर सब कुछ रुक जाता है, जिससे एस्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ऐसे चारों ओर समय थम गया हो। अचानक से वो मैजिक टोम एस्टर के सामने आ जाता है। फिर वो मैजिक टोम आसमान में उड़ने लगता है। तभी एस्टर के सीने पे एक मैजिक फॉर्मूला आ जाता है और मैजिक मैकेनिज्म आ जाता है। वो एक सुनहरी जैसी चमक बिखारता है। फिर एस्टर जब अपनी दोबारा आंखें खोलता है, वो खुद को एक गली के सामने पाता है, जहाँ पर वो एक थैला लेके भीख मांग रहा होता है। एस्टर सोचता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं तो जड़ने मरने वाला था। एस्टर सोचता है, मैं अब कहाँ पर हूँ? ये थोड़ा सा जानी पहचानी लगती है। देर बाद एस्टर को याद आया, ये तो ब्लैक व्हाइट जोन है। यही वो प्लेस है जहाँ मैं काम करता था ट्रबल शूटर होने के पहले। एस्टर अपने हाथों की तरफ देख के सोचता है, क्या मैं समय में पीछे चला गया हूँ? कुछ देर बाद एस्टर एक छोटी सी झील के पास आती है और उसमें अपना मुंह देखता है। ये तो मैं ही हूँ, बट मैं थोड़ा यंगर हो चुका हूँ। उसकी लेफ्ट चेस्ट में वो मैजिक टोम की वो मैकेनिकल फॉर्मूला भी है। एस्टर सोचता है, वो मैजिक टोम क्या समय को उलट भी सकता है? अगर डेक्लन फैमिली का हेड खुद आके इस बुक को लेना चाहेगा तो लगता है ये कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा। ऐसा सोचते सोचते पागल हो जाता है। वो बोलता है, छोड़ो, मुझसे नहीं सोचना जाएगा। एस्टर सोचता है, ये सब मेरे लिए एक ड्रीम है और ये ड्रीम पूरा असलियत की जैसा लग रही है। तो ठीक है, मैं फिर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और मैं एक बहुत बड़ा चीज करूंगा। कुछ देर बाद वो सोचता है, क्या क्या बड़ा चीज करूंगा? उसके बाद उसको याद आता है, उसका भी एक ड्रीम था। खुद का ड्रीम बोलना भी भूल होगा, ये उसका कॉमरेड का भी ड्रीम था। उसकी वजह से ही मैंने रिटायर हो चुना था। उसका टीममेट उसको बोलता है, हम लोग भिखारी थे, हमारे पास ना पैसा था, ना खाना था, ना एजुकेशन, कुछ भी नहीं था। और सबसे बुरी चीज क्या है तुमको पता है? एस्टर बोलता है, इनफ खाना ना होना। दूसरा साथी कि उसका कॉमरेड एक दूसरा सवाल करता है, बोलता है, वो लोग डम पे घसीटे क्यों गए थे? एस्टर बोलता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से वो और एक सवाल पूछने जाता है, मगर एस्टर बोलता है, मैं उससे भी ठीक हूँ। फिर ये मजाक सुन के उसका दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद एस्टर मजाक करना बंद कर देता है और बोलता है, तुम बोलो, अपनी आंखों को छोटी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सबसे बुरी चीज है एजुकेशन नहीं पाना का। इसके लिए अगर हमें ठीक ठाक से ट्रेनिंग और एजुकेशन अगर दे होता तो हम वो नोबेल लोग को भी नौकर नहीं होते। अगर किस दिन मैं रिटायर हो गया तो उस दिन मैं एक बड़ा सा लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, वहाँ पर किसी का पैसा, किसी का स्टेटस और किसी का जेंडर कुछ भी मायने नहीं करेगा। सब लोग फ्रीली बुक पढ़ सकते हैं। और मेरे लिए क्या, मैं एक टावर बनाना चाहता हूँ
इसलिए नहीं कि कोई रीज़न नहीं है, मुझे लंबी चीज़ पसंद है और मैं ऐसे ये कहाँ पर भी हो सकता है। उस टावर पे मैं सब बुक को रखूँगा जो मैं ढूँढ सकूँगा तो। उन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा होगा मैं डुकलैन फैमिली का सीक्रेट मैनुअल फर्स्ट फ्लोर पे रखूँगा, जिसके लिए इस समाज में जो लो लेवल की इंसान है वो भी वो मैजिक कर सके। और उस बुक का कवर में लोगो होगा डुकलन का। उस बुक में डुकलन फैमिली का सारा सीक्रेट टेक्निक होगा। सोचकर मेरे मुंह पे पानी आ जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है मैं वो सारी टेक्निक कैसे लाऊं। ठीक है, ये सब चीज फ्यूचर के लिए है, ये सोचकर आप प्रेजेंट को का टाइम वर्क नहीं करेंगे। यही सोचते सोचते अचानक एस्तर की मुंह पे किसी ने लात मार दी जोर से। वो बंदा बोलता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पे तुम थे? नहीं, तुम्हें वहां पर होने के लिए बहुत और तुम यहाँ पे आके सो रहे हो। एस्टर सोचता है ये कौन है, ये मुझे मार क्यों रहा है। अचानक से एस्टर अपने हाथों से उसका बूट पकड़ लेता है। वो बोलता है, तुमने मेरा पैर क्यों पकड़ लिया? एस्टर बोलता है, तुमने मुझे 7 बार मारा, इसीलिए मैं तुम्हें 10 बार मारूंगा। एस्टर इस यही बोलकर उसके चिन पे एक पंच मार देता है, मगर अचानक से उसका राइट हैंड का एंकल ब्रेक हो जाता है। ऐसा सोचता है ये क्या टूट गया है क्या? तो वह बंदा एस्टर की मुंह पे एक जोर से पंच मारता है और बोलता है, तुम मुझे मारोगे? तुम सबसे छोटे हो और तुम सबसे बड़े के ऊपर हाथ उठाओगे? तुम पागल हो चुके हो क्या? एस्टर बोलता है, सोचता है, मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सबसे ज्यादा दर्द मुझे बॉडी से मेरे हार्ट पे हो रहा है। अचानक से वो बंदा एक पत्थर पे पैर रख के पानी पे गिर जाता है। यही देखकर एस्टर जोर से भागने लगता है और वो बंदा बोलता है, तुम कहाँ पे जा रहे हो? सोचता है, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैंने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है। ये एक सोची समझी रिट्रीट है। तुमने मुझे तान्य बार मारा था, मैं ये सब अपने हाथ पे कैरी करूंगा और मैं एक ट्रबल शूटर हूँ, कभी गिव अप नहीं करता, इसके लिए मैं तुम्हें ये पेबैक जरूर दूंगा। एस्टर एक सुनसान गली पे आ जाता है। एस्टर बोलता है, ये बहुत टूट गया है, मैं कैसे काम करूं? सोचता है वो टावर बनाने की बात भूल ही जाओ, पहले मैं अपनी बॉडी को फिक्स कर लूं। अचानक से एक सफेद बालों वाला लड़का आके एस्टर को बोलता है, तुम क्या भूखे हो? फिर उससे पूछता है, तुम क्या मुझे पहचानते हो? वो लड़का बोलता है, नहीं। फिर एस्टर उसकी महंगी कपड़े को देखकर बोलता है, ये अगर ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लगता है ये किसी नोबेल का बच्चा है जो पावर स्ट्रगल में हार चुका है और यहाँ पे आ गया है। इसी बात में ये एक चलता फिरता बॉम्ब है, मुझे इससे दूर जाना पड़ेगा। एस्टर बोलना चलता है, वो बंदा बोलता है, मेरा नाम डेमियन है और मेरा मॉम का नाम बियांका है। एस्टर बोलता है, ठीक है। एस्टर सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे कोई चीज पता चल गई है जिसे मुझे पता चलना नहीं चाहिए था। एस्टर बोलता है, तुम का स्लो हो क्या? वो वो डैमियन अपने ठोटों पे हाथ रख के बोलता है, मेरे पास मेरी माँ नहीं है। एस्टर सोचता है, सॉरी। एस्टर बोलता है, मेरे पास भी मेरा पापा नहीं है, तो मैं जीत गया, तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। डैमियन एस्टर के पास ही खड़ा रहता है। एस्टर बोलते, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो? डैमियन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगा। एस्टर बोलता है, तुम चले जाओ। डैमियन अचानक से अपने हाथ को आगे करके एस्टर को बोलते हैं, ये क्या दर्द कर रहा है? मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। यही बोल के वो अपने हाथ पे एक, जिसकी वजह से डैमियन सोचता है ये कोई हीलिंग नहीं है, ये लाइट ऑफ हीलिंग है। एक फॉलेन नोबेल बेरेंडो फैमिली का सीक्रेट टेक्निक है, जो फैमिली डुकरान के द्वारा मार दिया गया है। एस्टर सोचता है, मुझे लग रहा है मैं किसी बुरी चीज में फंस गया हूँ। एस्टर डैमियन डैमियन नाम को अपने मुंह में बोल के कुछ याद करने की कोशिश करता है। अचानक से डैमियन बोलता है,
तुम क्या मुझे भुला रहे हो? अचानक से डेमियन की एक आंख लाल होती है और दूसरी आंख ग्रीन होता है। यही देखकर एस्टर को याद आता है एक बेलेंडो फैमिली का ब्लड लाइन जिसका दोनों आंख की कलर अलग थी, जिसे मॉन्स्टर ऑफ बेलेंडो भी बोला जाता था। पागल आदमी जो नहीं मरता अगर तुमने उसे मार भी दिया तो, जिसका नाम डेमियन वॉन बेलेंडो है। के सामने ये डैनियल छोटी छोटी एंट को गिन रहा होता है। एस्टर सोचता है मैं तो पागल हो जाऊंगा। एस्टर को अपनी पास्ट की कुछ चीजें याद होना शुरू हो जाती है, जहां पर वो अभी भी ट्रैवल शूटर के लिए काम करता था। उसे याद आता है कि उसे डेक्लन फैमिली से एक ऑर्डर मिला था ब्लेंडर फैमिली की टेरिटरी पे। उस समय उसकी टीम ने शिकायत की थी ये मिशन डेक्लन फैमिली को खुद ही संभाल लेना चाहिए था। एस्टर की दूसरे साथी बोलती है ब्लेंडर फैमिली की टेरिटरी पे एक मॉन्स्टर जैसी ह्यूमन रहती है जो दर्जने लोगों को मार चुका होता है। मुझे पता नहीं है ये रूमर है कि सच है। एस्टर सोचता है ये कोई छोटी बात ही होगा, इसके लिए इससे ज्यादा इस बात पे फोकस नहीं करता। पर जब एस्टर को उस मॉन्स्टर से मुलाकात हुई, एस्टर और उनके साथी बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। उसने देखा एक इंसान ने अपने खुद के हाथों से दूसरे इंसान को चीर डाला है। वो इंसान डेमियन था जो अपने लेफ्ट हाथों पे टेंडर फैमिली का हीलिंग टेक्निक यूज कर रहा था लगातार फाइट करने के लिए। वो एक पागल था जिसे मारने की बात पे जो मरना नहीं था। अचानक से यादें खत्म हो जाती है। फिर दिखाया जाता है स्टड प्रेजेंट पे आ चुका है, जहां पर डेमियन उसके सामने बैठ के चींटियों को गुन रहा होता है। एस्टर अभी भी बहुत ज्यादा शौक में है। वो वो बड़ा डेमियन से ये छोटा वाला डेमियन को कंपेयर करने की कोशिश करता है। वो सोचता है ब्लेंडर फैमिली का हेड का बेटा जो ब्लेंडर फैमिली का नेक्स्ट हेड होगा, वो ऐसी जगह पे क्या कर रहा है जहां पर डेमियन उठ के बोलता है मुझे भूख लगी है। वो बहुत खुश होके बताता है उसकी माँ बोलती थी अच्छा खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मिस्टर सोचता है ये तो सच्ची बात बोली है तुमने। मिस्टर डैनियल से पूछता है तुम्हारे पास पैसा है क्या? डेमियन बोलता है ना। वो एक थैला भर के बहुत ज्यादा पैसा बाहर निकलता है। वो डेमियन के कंधे पकड़ के हुए बोलता है डेमियन हम लोग दोस्त है ना। मिस्टर डेमियन को बताता है अगर हम दोस्त है ना तो दोस्त के साथ कुछ चीज शेयर तो करनी चाहिए। चलो हम लोग खाने चलते हैं। डेमियन बोलता है ठीक है फिर चलो खाने चलते हैं। एस्टर बोलता है दोस्त तुम्हारे पास क्या है? डेमियन बोलता है मेरे पास एक दोस्त है। एस्टर बोलता है तुमने बहुत अच्छी लाइन बताया है मुझे। अच्छे खाने खाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एस्टर बोलता है। एस्टर के सामने डेमियन चारों ओर घूम के देख रहा था। एस्टर पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो? डेमियन बोलते हैं मुझे पता नहीं था जिस प्लेस पे हम खाएंगे उसके नीचे ये बहुत अच्छा बड़ा घर होगा। हमेशा ही बाहर सोता था मुझे अभी पता चला। आखिरी बात मेरे पास भी मेरे डैड नहीं है। ईस्टर बोलता है नहीं तुम्हारे पास है। ईस्टर सोचता है तुम इसे कंपटीशन मत बनाओ। फिर से ईस्टर बोलता है तुम्हारे पास मॉम होना। यही सुनकर डैमेन चारों ओर देख के बोलता है कोई यहाँ पर तो मेरी मॉम नहीं है। ईस्टर सोचता है अगर वो यहाँ पर नहीं है इसका मतलब डेमियन का मॉम ही नहीं है। ईस्टर डेमियन से पूछता है तुम कब से अकेले हो? डेमियन बोलता है मैं जब से घर से भाग हुआ हूँ तब से लेकर मैं 10 बार बाहर सो चुका हूँ। ईस्टर सोचता है इससे पता चलता है तुम्हें बाहर से किसी ने चेस किया है। 10 सोना मतलब तुम 10 दिन से घर से बाहर हो? नहीं। डेमियन कहता है मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ, कभी कभार दिन में 2 बार भी सो जाता हूँ। एस्टर बोलता है इसका मतलब तुम घर से 3 से 4 दिन तक बाहर हो। डेमियन कहता है हाँ पता नहीं है
मगर जब से मैं घर से बाहर हूँ तब तक मैंने आज तक नहीं सोया हुआ है। बाद एस्टर भी अपनी मुंह को तकिए पे जाके सोने लगता है और उसे वो बंदा याद आता है जिसने उसके मुंह पे जोर से लात मारी थी। एस्टर डेमियन को बताता है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। डेमियन बोलता है, तुम क्या अपने ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करोगे? एस्टर बोलता है, हाँ, जब मेरा हो जाएगा तब तुम करना, मैं वेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद एस्टर अपना प्रीवियस लाइफ का बहुत सारा टेक्निक मैनुअल याद करके मार्शल आर्ट, बहुत सारी स्पीड मैजिक, समन, एल्केमी, सब कुछ याद करके उसने सबसे अच्छा चुना जो डेक्लन फैमिली का हेबिलिटी ओरिजिन टेक्निक है। बाद जब वो ब्रीथिंग टेक्निक स्टार्ट किया तभी उसके लेफ्ट चेस्ट से वो फॉर्मूला ग्लो होना शुरू हो गया। अचानक से उसे लगा उसके शरीर से लावा जैसी बहुत चीजें फ्लो हो रही है। उसके बाद उसके शरीर से बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज बाहर आ रही है। एस्टर को लगा है ये सिर्फ एलिट में ही यूज करता है अपने ब्लड लाइन को साफ करने के लिए। उसकी वजह से ब्लड लाइन की इम्प्योरिटी दूर हो जाती है, जिसको हम माना शावर भी कहते हैं। देर बाद एस्टर अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से जाग जाता है। वो सोचता है बहुत कितने समय चला गया है। वो पास में देखता है डेमियन सो रहा होता है। फिर उसको याद आती है डिक्लैन फैमिली की ब्रीदिंग टेक्निक। अगर मैंने उसे सीख भी ली तो मुझे नहीं लगता मैं डिक्लैन क्लर्क की हेड से ऊपर जा सकूंगा। मगर इससे पता चलता है कि मुझे मेरी थोड़ा सा जीतने की चांस बढ़ गई है। मैं एक ट्रबल शूटर हूँ जो कभी भी गिव अप नहीं करता, इवन ये चांस जीरो का आसपास भी हो तो। हुए में एस्टर ने डेमियन के हेयर कलर चेंज किया था। उसका हेयर प्लैटिनम कलर से ब्राउन कलर कर दिया था, जिससे वो ब्लेंडर फैमिली से पकड़ ना पाए। पेन एस्टर से पूछता है, हम लोग अब क्या करेंगे? एस्टर बोलता है, हम लोग थोड़ा मस्ती करेंगे। घर के बाहर एक आदमी अपने नैप से उठ के सोच रहा कितना अच्छा दिन है। अचानक से उसके सामने दो बंदे आ जाते हैं, एस्टर और डेमियन। वो पूछते हैं, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अचानक से एस्टर उसके पेट में जोर से पंच मार देता है और बोलता है, लगता है मुझे सही घर मिल गया है। एस्टर बोलता है, तुमने मुझे बहुत सारी लात घुसे मारी थी तो मैं वो सब रिटर्न करने आया हूँ। अचानक से उस घर में से बहुत सारे बंदे बाहर आते हैं और बोलते हैं, तुम लोग तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? एस्टर और डेमियन को देख के बोलते हैं। एस्टर सोचते है बहुत सारे फैमिलियर फेस आता है। उसके बाद वो बोलता है, आज के दिन कैसा जाएगा मुझे पता नहीं है। डेमियन बोलता है, चलो हम लोग खेलते हैं। एस्टर अपने हाथ पैरों से उन लोगों के मुंह पे, पेट पे और मारना शुरू कर देता है। देख के डेमियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, अपना माना को यूज करके, अपना फिस्ट को टाइट करके ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मार सकते हैं हम, मुझे ये पता नहीं था। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। एस्टर बोलता है, ये ऑसम है ना? डेमियन कहता है, हाँ ये बहुत ज्यादा ऑसम है। अचानक से डेमियन के सामने एक बंदा आ जाता है। डेमियन बोलता है, ये तुम्हें हार्ड नहीं करेंगे, मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। उसके हील करने के बाद एस्टर पीछे से उसे पकड़ के आता है, कितना बार मैंने तुमको मारा है? फिर से एस्टर उन सबको मारना शुरू कर देता है। मारते मारते शाम हो चुकी है। फिर एस्टर एक डंडे लेके, एक जो बंदे ने उसको मुंह पे पैर मारा उसके पीछे डंडे से मारता है। एस्टर डेमियन को पुकारता है, बोलता है, चलो इसे हील करते हैं, फिर से मारते हैं। फिर एस्टर और डेमियन अपनी मुंह को क्रीपी फेस बना के उसको हील करना शुरू करते हैं। फिर जब रात होती है, डेमियन और एस्टर बोलता है, तुम लोगों को हार्ड वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अचानक से एक बंदा बोलता है, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? एस्टर बोलता है, हाँ तुम जा सकते हो। वो बंदा बोलता है, लेकिन यही मेरा घर है। एस्टर अपने मुंह को गुस्से होकर बताया, मैं यहाँ से चला जाऊँ या तुम लोग जाओगे? इसीलिए वो लोग सुनकर यहाँ से जोर से भागने शुरू कर देते हैं। अचानक से एस्टर को लगता है कोई पीछे से जोर से अप्रोच कर रहा है।
एस्टर डेमियन की तरफ देख के सोचता है, लगता है कोई डेमियन को पकड़ना चाहता है। एस्टर अपने हाथ को मैजिक बुलेट की तरह सामने लेता है, हाथ के सारे माना को एक पॉइंट पे कंप्रेस करता है और एक मैजिक कास्ट करता है जो आ रहा है उसके अचानक से जो बंदा आ रहा था वो डेमियन के सामने आके बोलता है, यंग मास्टर मैंने तुमको ढूंढ लिया है। डेमियन बोलता है, एल्फ्रेडो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एल्फ्रेडो जो डेमियन का बटलर होता है वो बोलता है, यंग मास्टर मैं बहुत दिन से आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ पर थे? डेमियन बोलता है, मुझे छोड़ दो। उसका बटलर एल्फ्रेडो बोलता है, नहीं मास्टर तुम्हें अपने मुझे फैमिली पे लेकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेस मुझे बहुत ज्यादा मारेगी। ये सब देख के एस्टर पीछे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, सोचता है डेमियन क्या मुझसे झूठ बोल रहा था। एल्फ्रेडो डेमियन को बचाने के लिए एस्टर को बहुत ज्यादा शुक्रिया बोलता है और बोलता है, क्या यंग मास्टर डेमियन बहुत ज्यादा तुम्हें पसंद करता है, तुम क्या मेरे साथ आना चाहोगे लेंडर फैमिली के पास? एस्टर सोचता है, मुझे इसका ट्रू मकसद पता नहीं है, ये क्या सोच रहा है। सोचता है इसके लिए कोई फायदा नहीं है, ये तो ब्लेंडर फैमिली का टेरिटरी है, तो मुझे इसमें जाने की कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है ठीक है। उसके बाद एल्फ्रेड एक कैरेज को लेने के लिए बाहर चला जाता है। उसके बाद एस्टर बोलता है, चलो फिर हम देखते हैं ब्लैंडर फैमिली की फूड कैसी टेस्ट करती है। कुछ देर बाद एस्टर ब्लैंडर फैमिली के सामने आता है। वो देख के बोलता है, ये ब्लैंडर फैमिली है, पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। एल्फ्रेडो एक मेट को बोलता है एस्टर को और डेमियन को उसको फॉलो करने के लिए। कुछ देर बाद एल्फ्रेडो एक हॉल से जाके एक रूम पे पहुंचता है जहां पर एक लेडी बैठा हुआ था। जब एल्फ्रेडो उसका क्लोज में जाता है वो बोलता है, यंग मास्टर को मैंने ब्लैक व्हाइट जोन पे पाया है। अचानक से उसके सामने एक फायर स्पेल कास्ट होता है। बोलता है, डेमियन ठीक है ना? किसी ने अगर मेरे डेमियन को हाथ लगाने की कोशिश की, वो अगर किसी फैमिली का हेयर भी होगा तो मैं उसे मार डालूंगा। एल्फ्रेडो बोलता है, यंग मास्टर ठीक और मुझे कुछ चीज आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद एल्फ्रेडो इस सिचुएशन को उस लेडी को एक्सप्लेन कर देते। लेडी बोलता है, ठीक है। जो एल्फ्रेडो सोचता है ये ठीक है, जो अगर यंग मास्टर को किसी ने हर्ट किया तो क्योंकि ये ब्लड विच जो डेमियन का मदर है वो उसे जिंदा खा जाएगी। उसके बाद वो लेडी ने बोला, तो तुमने बहुत हार्ड वर्क किया, अब तुम वापस जा सकते हो। उसके बाद एल्फ्रेडो जब जाने के बाद वो बोलता है, अनयूजुअल हुआ था, यंग मास्टर की फ्रेंड जिसका नाम एस्टर है, जब मैं उसे अप्रोच कर रहा था तब उसने मुझे तब उसने मुझे नोटिस कर लिया था, यानी कि उसने मेरा प्रेजेंट नोटिस कर लिया था। जब मैं उसकी पास में जा रहा था उसके हाथ में एक माना बुलेट था जो मुझे हिट करने ही वाला था। डेमियन का मदर बोलता है, एक टैलेंट जो ब्लैक व्हाइट जोन पे मिलता है। एल्फ्रेडो बोलता है, मैडम मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ ये स्टोन पे। में कुछ देर बाद एल्फ्रेडो एस्टर के सामने आके बोलता है, बॉय तुम क्या मेरा सक्सेसर बनना चाहोगे? सोचते ये देख के एस्टर सोचता है, ये बुढ़ा पागल है क्या? एल्फ्रेडो सोचता है, ये तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी चीज है, तुम इसे ना नहीं करोगे। फिर उसका सपना टूट कर जाता है। एल्फ्रेडो को एस्टर बोलता है, नहीं मुझे बनना नहीं है। यही सुनकर एल्फ्रेडो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सोचता है, मैंने कोई सुनने में गलती नहीं की है ना? पीछे से डेमियन आके बोलता है, इसका मतलब क्या है? एस्टर बोलता है, मुझे बटलर की सक्सेसर नहीं बनना, मगर थैंक यू ये ऑफर मुझे देने के लिए। दोस्त है, तुम क्यों ये ऑफर रिजेक्ट कर रहे हो? उसके बाद उसके दिमाग में आता है, सर एक बहुत छोटी जगह से आया है जहाँ पर वो कुछ देर पे नेचुरल टैलेंट है जिसके लिए वो मैजिक सीखा है। इसके लिए उसे लगता है वो बहुत सारी चीज अचीव कर लिया है। मेरा फर्ज है मैं उसे दुनिया दिखाऊं। इसके लिए वो मास्टर को एडवाइस देना शुरू करता है, बॉय ये दुनिया बहुत सारी बड़ी। मास्टर बोलता है, सच में बहुत बड़ी हुई है। तो फिर से बोलता है, लगता है अब तुम्हें लग रहा है तुम पूरी दुनिया को कॉन्करर कर सकते हो।
एस्टर बोलता है नहीं, फिर सोचता है मुझे ये सब इंड्योर करना पड़ेगा। से अल्फ्रेडो बोलता है तुमने कभी सुना है एक गॉब्लिन एक कैनियन पे रहता है, यही तुम वहां पे हो जहाँ पर तुम कैनियन पे हो और बाहर की डेंजर का तुम्हें पता नहीं है। उसके बदले में एस्टर बोलता है मुझे लगता है मैं एक वेवर्न हूँ। यही सुनकर एल्फ्रेडो का इंश्योरेंस का रस्सी टूट जाता है। एल्फ्रेडो गुस्से में आके बोलता है तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हें दिखाने दो। उसके बाद एल्फ्रेडो एस्टर को एक घर पे ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बटलर के कपड़े पहन के काम कर रहे थे। बटलर एल्फ्रेडो को देखने के बाद सब लोग एक जगह पे आ जाता है और ग्रीट करता है एल्फ्रेडो को। एल्फ्रेडो एस्टर को बोलता है तुम्हें क्या फील हो रहा है। एस्टर देख के बताता है इन लोगों का ऑरा कोई जोक नहीं है, ये सब लोग वेल ट्रेंड है। पर उन लोगों के आइज को देखो, ये सब लोग किसी गॉब्लिन की तरह लग रहा है। बटलर को बताता है मुझे कुछ चीज फील रहा है। एल्फ्रेडो बताता है तो फिर तुम मेरी रिक्वेस्ट से हाँ है ना। तो बोलता है अगर तुम मेरी रिक्वेस्ट से हाँ कर दोगे तुम इससे सबसे ब्राइटेस्ट होगे। फिर बोलता है मुझे लाइमलाइट होना पसंद नहीं। फिर बोलता है क्यों। तो पीछे से एक बंदा आके एल्फ्रेडो को बोलता है मुझे कुछ कुछ चीज बोलना है, अगर सच में ऐसे कुछ चीज फील हुआ तो ये आप तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट नहीं करता बटलर। इसका मतलब इसे कुछ भी फील नहीं होगा। के लिए मैं उससे एक डुएल लड़ना चाहता हूँ। एल्फ्रेडो बोलता है डुएल। वो बंदा बोलता है ये सच में डुएल नहीं है, हम लोग सिर्फ मैजिक के लिए थोड़ा सा फाइट करना चाहते हैं। सोचता है ये कोई बुरी बात भी नहीं है। फिर वो एस्टर से पूछता है ये क्या ठीक है। एस्टर सोचता है ये साले बहुत घिनौने इंसान लोग जो कभी भी कहाँ से भी टपक पड़ते हैं, इन लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर एस्टर बोलता है ठीक है मैं इन लोगों से डुएल कर लूंगा। फिर एस्टर एल्फ्रेडो से एक रिक्वेस्ट करता है क्या मैं अपने ओपोनेंट को खुद चूज सकता हूँ। उसके बाद वो 5 बंदे को अपने फाइटिंग के लिए चूज करता है और बोलता है मैं तुम 5 को एक साथ पे ही लूंगा, तुम लोग डर चुके हो, तुम लोग मर सकते हो। एल्फ्रेडो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और बोलता है बॉय अगर तुम इस डुअल को 1 मिनट से भी होल्ड कर सको मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, और अगर तुम होल्ड नहीं कर सके तो तुम्हें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। स्टार सोचता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब मुझे ये एल्फ्रेडो बटलर बना के ही छोड़ेगा। बटलर बोलता है ठीक है। फिर एक स्पेयरिंग पार्ट पे आके लड़ने के लिए शुरू हो जाता है। अचानक से एक इंस्ट्रक्टर आके उस बटलर से पूछता है ये ठीक है ना। एल्फ्रेडो बोलता है ये ठीक है, कभी कभार इंसान को थोड़ा बढ़ने के लिए टूट भी सकता है। सोचता है अगर यंग मास्टर को पेन को अगर कोई इंजरी हो गया है तो मेरा नौकरी चली जाएगी। अचानक से उसके पास में डैमियन और उसका मेट लूमी आ जाता है। अक्सर डैमियन को बताता है यंग मास्टर आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा तकलीफ पे है। ये सुनकर डैमियन बोलता है मैं भी बहुत ज्यादा शौक हूँ। इससे डैमियन का मेट बोलता है यंग मास्टर अगर आप इस फाइट में अंदर गए तो आपकी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। यही सुनकर डैमियन का मुंह फूल जाता है। फिर वो इंस्ट्रक्टर को बोलता है मैच शुरू करने के लिए सामने चला जाता है। मी डैमियन को बताता है यंग मास्टर इस फाइट में इन्वॉल्व मत होना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद वहां से चला जाता है और डैमियन अपने आंखों को छोटी करके बोलता है ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। इंस्ट्रक्शन सब रूल एक्सप्लेन कर ही रहता होता है। एल्फ्रेडो बोलता है नहीं सबको फ्री कर दो, सब कोई रूल से बाइंड नहीं हो गए। बोलता है ठीक है ये डुएल खत्म हो जाएगी जब दोनों एक तरफ एक ही सरेंडर कर देगी। इंस्ट्रक्टर मैच करने की सिग्नल देता है। फिर अचानक से उस बंदी की पेट पे एस्टर एक बहुत तेज से मुक्का मारता है और चारों तरफ वो बंदा घूम के देखता है, सब लोग जमीन पे पड़े हुए हैं। यही देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया है। एस्टर बोलता है लगता है मुझे तुम्हें एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। वो अपने हाथ पे माना बुलेट लेके बोलता है भी किसी छोटे बंदे को
अंडर एस्टिमेट मत कर। वो बंदा वो माना बुलेट को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और एस्टर बोलता है कभी कभार लोग को बहुत ज्यादा जल्दी जज मत करना, और यही बोलकर वो माना बुलेट को सब बंदे के सर की तरफ फायर कर देता है। वो बोलता है लास्ट में ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा बड़ी हुई है और ये बहुत ज्यादा तकलीफ चीज है। ये बोलकर एस्टर उसके मुंह पे बहुत तेज एक मुक्का मार देता है और बोलता है ये 3 रूल सबसे याद रखना। ये बटलर बोलता है ये कोई मैजिक नहीं है। एस्टर बोलता है "हाँ, नहीं ये मैजिक है"। एक जोर से लात उसके मुंह पे दे मारता है और बोलता है ये एक फिजिकल मैजिक है। कुछ देर बाद इंस्ट्रक्टर बटलर कैंडिडेट ऐसे कि अल्फ्रेडो भी अपने सामने के सीन देख के चौंक जाता है, क्योंकि सामने हमारा एमसी एस्टर उन लोगों को कुत्तों की तरह मार रहा होता है। अल्फ्रेडो सोचता है ये कैसे पॉसिबल है, माना बुलेट की इतनी ही पावरफुल है। अभी उसे याद आती है जब उसने पहली बार अस्तर के साथ मुलाकात की थी, तब स्टार ने भी माना बुलेट उसके ऊपर यूज करने की कोशिश की थी। अगर उस वक्त उसे वो लग जाता तो वो मर ही जाता। एल्फ्रेडो सोचता है अस्तर की माना कंट्रोल बहुत अच्छा है और उससे भी वो लोगों को मारने में इतना काबिल कैसे है। उनके पीछे से डैनियल सब बंदे को हील कर रहा होता है। अचानक पीछे से अल्फ्रेडो को किसी को बुलाता है। ये वॉइस सुन के अल्फ्रेडो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे डैनियल का माँ होता है, उसके पास होता है वो यंग मिस्ट्रेस जो डैनियल को देख रहा होता है। इंस्ट्रक्टर देखता है लेडी गामो यहाँ पर चला आया है और वो इशारे पे यंग मिस्ट्रेस को बोलता है कि मुझे बचा लेने के लिए। डेमियन का मॉम एल्फ्रेडो से पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है। एल्फ्रेडो सिचुएशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता है। सब सुन के डेमियन की मॉम एस्तर को देखता है और बोलता है तुम इसे टेस्ट कहते हो। देखता है डेमियन पीछे से हील कर रहा होता है। उनकी मॉम सबको इंस्ट्रक्टर देता है सब अपने अपने पोस्ट पे चले जाओ और डेमियन को बोलता है तुम अपने रूम पे चले जाओ। एस्टर को भी बोलता है तुम अपने रूम पे भी चले जाओ। उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर को बुला कर बोलता है आपको नेक्स्ट दिन से काम पे आना नहीं पड़ेगा, तुम फायर्ड हो। रात को लेडी गैमो के रूम पे लेडी गैमो बोलता है बटलर तुम बहुत दूर चले गए हो, मगर ये ठीक है, मुझे पता है तुम अपने अच्छे के लिए ये कर रहे हो, तो मुझे फिर से उस सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। बोलता है जब एस्टर फाइटिंग कर रहा था तब डैमियन ने क्या उसको हेल्प किया है। एल्फ्रेडो बोलता है नहीं, डेमियन ने एस्टर को हेल्प नहीं किया है। एस्टर लोगों को मारने में बहुत माहिर है और एस्टर ने फाइटिंग के दौरान मैजिक बुलेट बहुत ज्यादा यूज की है। उसने मैजिक बुलेट को 4 से 5 बार कॉम्प्रेस करके उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके लिए ये फाइटिंग बहुत आसान हो गया एस्टर की तरफ। डीगैमो कहते हैं इसका मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। डीगैमो एल्फ्रेडो को पूछता है उसने क्या तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। वो बोलता है नहीं, उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद लेडी गैमो ने एल्फ्रेडो को इंस्ट्रक्शन दिया एस्टर को। देर बाद एस्टर लेडी गैमो के सामने आता है जहाँ पर डेमियन उसके पास के बैठ के खाना खा रहा होता है। एस्टर बोलता है मैंने सुना आप मुझे बुला रहे थे। लेडी गैमो बोलता है हाँ मैं तुम्हें बुला रहा था, पर पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। एस्टर बोलते है वो क्या है। याद आता है एल्फ्रेडो ने बोला था जब तुम ये स्पेयर जीत जाओगे तब मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। तब वो बॉक्स पकड़ के अपने हाथ पे खोलता है और देखता है वहां पर एक हाई ग्रेड आइटम पिल है। ग्रेड पिल देख के ऐसा सोचता है मुझे पता नहीं चल रहा है बेलेनाडो फैमिली के इंटेंशन कहाँ है ये पिल देख के लेडी गैमो बोलता है तुम ये चीज फ्री में एक्सेप्ट कर सकते हो, इसके लिए कोई कीमत नहीं देना पड़ेगा। सर बोलता है अगर मैंने ये पिल ले ली तो मुझे ब्लेंडर फैमिली को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेडी गैमो बोलता है नहीं। एस्टर फिर पूछता है इसमें क्या पॉइजन है। लेडी गैमो बोलता है नहीं। एस्टर फिर बोलता है कुछ भी कंडीशन नहीं है। लेडी गैमो बोलता है कुछ भी नहीं है। एस्टर लेडी गैमो को थैंक यू बोलता है गिफ्ट के लिए। सोचता है बहुत ज्यादा गेन हो गया है, मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं। लेडी गैमो एस्टर को एक प्रपोजल देने की कोशिश करता है। एस्टर सोचता है मुझे पता था ये मुझे कुछ ना कुछ देगा ही। लेडी गैमो बोलता है एस्टर मैं चाहता हूँ तुम डेमियन के साथ कॉलेज में एडमिशन लो। लेडी गैमो सिचुएशन को एक्सप्लेन कर देता है कि डेमियन लास्ट ईयर कॉलेज जाना चाहे था,
मगर वो जब भी कॉलेज के लिए बोलता था वो तभी भाग के चला जाता था। इस बार तुम यहाँ पे रहो और डैमियन तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता है, इसके लिए मैं चाहता हूँ तुम डैमियन के साथ एकेडमी में जाओ। तो सोचता है ये ठीक है, क्योंकि ब्लेंडर फैमिली के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसने डैमियन फिर से भाग जाएगा और डैमियन का माइंड चेंज करना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा सोचता है ये प्रपोजल मेरे लिए भी थोड़ा बहुत आसान है, फिर भी ऐसा सोचता है ये सिचुएशन गुड है, पर मुझे लगता है इसमें दाल में कुछ काला है। यही बोलकर वो लेडी गमो को बोलता है ठीक है मैम, मैं थोड़ी देर के लिए सोच के मैं आपको बताता हूँ। लेडी गमो बोलता है ठीक है। उसके बाद लेडी गमो क्वेश्चन करता है मुझे क्या रीजन बता सकता हो तुम कि तुमने क्या बटलर का सक्सेसर होने के लिए वो प्रपोजल रिजेक्ट किया है। सुनकर एस्टर दरवाजे होकर देखता है और अपनी ठोटों में छोटी सी स्माइल लेके बोलता है और एक सीन याद करके बोलता है लेडी गैमो मेरा प्यार की कीमत बहुत ज्यादा है। ये सुन के लेडी गैमो और दरवाजे पे एल्फ्रेड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। कुछ देर बाद रात को जब एस्टर अपने रूम पे अपनी मैजिक फॉर्मूला को चला रहा होता है, तब कुछ देर बाद वो बोलता है ये सब कुछ ठीक ही है। सोचता है मेरी बॉडी में तो कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा पिल का एब्जॉर्प्शन कर सकता हूँ। सोचता है एकेडमी जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऐसा सोचता है मैं थोड़ी देर बाहर जाके थोड़ा सा रन कर लेता हूँ। वो दरवाजे के बाहर आता है तब किसी ने उसको बुलाया। वो देखा पीछे एक सिल्वर बालों वाला एक लड़का खड़ा होता है। सोचता है ये लगता है डायरेक्ट ब्लड लाइन का से है और वो बोलता है तुम क्या एस्टर हो? एस्टर रिप्लाई देता है नहीं मैं एस्टर नहीं हूँ। मगर वो बोलता है नहीं मुझे तो पता था यहाँ पर एक ऐश हेयर वाला बॉय रहता है जिसका नाम एस्टर है। वो एक सब कुछ एक्सप्लेन करता है डिटेल्स जे एस्टर का फीचर्स, मगर एस्टर फिर भी डिनाई कर देता है। बोलता है तुम्हें क्या लगता है कभी कभार हेयर की कलर लाइट पे भी चेंज हो सकता है? तुम ये चेहरे को देख के कैसे कर सकते हो मैं इतना बदमाश हूँ? अपने फेस को बहुत ज्यादा क्यूट बना देता है पूरा लड़कियों की तरह। देख के सामने वाला लड़का सोचने लगता है ये तो सच ही बोला है। फिर ये लड़का बोलता है हाँ ठीक ही है तुम एस्टर नहीं हो सकते। उसी वक्त वो घूम के चलना जाता है। अचानक से बटलर पीछे से आता है, बोलता है यंग मास्टर अस्तर काम के लिए मुझे बहुत बहुत खेद है। यही सुनकर अपने क्यूट फेस को छुपा लेता है, क्योंकि सामने वाला लड़का उससे बोलता है तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? झूठ बोली मैं तुम्हें। यही देखकर बटलर उसे अपने छोटे छोटे आंखों से देखता है। ये देख के वो लड़का घूम के चला जाता है, बोलता है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। उसके बाद बटलर पूछता है क्या हो रहा है एस्टर? एस्टर रिप्लाई देता है कुछ नहीं हो रहा है और मैं उसे बाद में डील कर लेता हूँ। एस्टर सोचता है। एस्टर बटलर को बताता है क्या मैं मैडम से भी मिल सकता हूँ? उसके बाद में जब एस्टर मैडम से मिलने के लिए जाता है, एस्टर बोलता है मैं डैमिन के साथ एकेडमी में जाने के लिए राजी। ये सुनकर मैडम ग्रोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बोलता है तुम अपने टाइम लो, मैं थोड़ी देर बाद मैं तुमको जब कॉलेज में जाऊंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद बटलर आके मैडम को पूछता है मैम एस्टर का एग्री हो गया क्या? मैडम बोलता है हाँ उसने कॉलेज जाने में एग्री कर दिया है। ये सुनकर एल्फ्रेडो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एल्फ्रेडो बोलता है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम लोग तो पे कर रहे हैं, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए क्या? कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। जब उसका सेकंड सेमेस्टर का पे के बाद आएगा तब वो बहुत ज्यादा अनएक्सेसियस हो जाएगा। तभी मैं उसे सेकंड सेमेस्टर की पेमेंट करने के लिए बोलूंगा और बोलूंगा मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, मगर एक कंडीशन पे मुझे तुम्हें मेरा बटलर बनाना पड़ेगा। यही सुनकर मास्टर ग्नो बोलता है ठीक है, पर तुम बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो। ये सुनकर बटलर बहुत बोलता है मैम मैं बहुत बहुत सॉरी। के बाद लेडी गैमो सोचता है मैं सोच सकता हूँ क्या बटलर इतना क्यों डिप्रेस्ड है कि एल्फ्रेडो पिछले बटलर से ऐसे टिक में ही फंस गया था। एल्फ्रेडो तुम बहुत ज्यादा नासमझ हो, गैमो सोचता है। कुछ देर बाद जब एस्टर बाहर आता है तब वो सामने एक मैजिक हॉल देखते हैं। जब वहां पर एंट्री कर लेता है तब एक आदमी हाथ में कैंडल लेके आता है और एस्टर को पूछता है तुम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो? एस्टर सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि मुझे किसने बुलाया है यहाँ पर। वो सामने वाला बोलता है इस तरफ। एस्टर को एक दरवाजे के सामने ले जाता है और बोलता है
आप यहाँ पे अंदर जा सकते हो। जब एस्टर अंदर जाते हैं तब बहुत सारी कागज उसके मुंह पे आके लगता है और वो कपना शुरू कर देता है। उसके बाद एक आदमी हाथ में कैंडल लेके आके बोलता है, चलो मुझे बहुत ज्यादा बुरा फीलिंग हो रहा है, तुम क्या मेरे ब्रदर से मिल के यहाँ पे आए हो? एस्टर सोचता है ये क्या उसका बड़ा भाई है क्या? एस्टर सोचता है जब मैंने ट्रैवल शूटर का काम करता था, मैं एक चीज सबसे अच्छी चीज मैंने सीखा है, वो है जब कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट पे काम करता है मैजिक के ऊपर, उसको हम कहते हैं पिन पुशर। वो सब इंसान को हम कहते हैं बैरन हेयर। अपने सर के बाल कंटिन्यूअसली खींचता रहता है और एक समय आता है जब अपने सर का बाल उगना बंद हो जाता है। अगर मैं इसे स्टेज में भाग करूँ तो ये 3 भाग में होता है। पहली स्टेज है सर के बाल गिर जाना मगर उसको डिनाई करना सर पे रॉब पहन के। सेकंड स्टेज पे होता है तुम छुपाना बंद कर दो और सबको दिखाओ शुरू कर दो। और थर्ड स्टेज पे होता है अपनी सारे बाल एक बार में शेव कर लो। फोर्थ स्टेज पे होता है जब तुम हेयर ग्रोथ के लिए मैजिक के ऊपर काम करो। मगर मेरे ये सामने वाला बंदा बहुत अलग है क्योंकि इसके सर पे बाल भी है और ये बहुत ज्यादा यंग है और ये है जहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर है और इसका चेहरा देख के लगता है इसके पास बहुत सारे स्किल भी है। डैनियल का भाई बोलता है मैंने सुना है एस्टर बहुत अनयूजुअल है क्योंकि तुम रूमर से बहुत ज्यादा अलग हो। एस्टर बोलता है हाँ लगता तो ऐसा ही है। एस्टर सोचता है मैं इसका माइंड नहीं पढ़ नहीं सकता क्योंकि अपने मुंह पे एक छोटा सा फेक स्माइल लेके बोल रहा है और इसका और मेरी पर्सनैलिटी थोड़ा सिमिलर है। डैनियल का भाई एस्टर को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है एकेडमी जियोन एकेडमी में। वो अपने कनेक्शन एस्टर को बताने लगता है। एस्टर सोचता है ये तो मेरे सामने बहुत बकबक कर रहा है। डेमियन का भाई उससे सॉरी कहता है। एस्टर बोलता है इतना अनाप शनाप मत बक के हम क्यों सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे क्यों नहीं आ जाते हैं। डेमियन का भाई बोलता है तुम क्या किसी दोस्त के लिए अपने लाइफ को रिस्क कर सकते हो? बेलेंडो हाउस का फेट बहुत ज्यादा बैलेंस पे झूल रहा है। अगर तुम ये रिस्क ले सकते हो मैं तुम्हें ये बुक दे सकता हूँ। ये बुक देख के शॉक हो जाता है क्योंकि ये हाउस ऑफ ब्लेंडर का कोड टेक्निक सीक्रेट टेक्निक लाइट ऑफ हीलिंग मैजिक का गिमोरी था। नेक्स्ट सीन शिफ्ट हो जाता है डैनियल की मॉम की तरफ जहाँ पे वो गार्डन पे एक कांची से फूल को कटना जाता है। अचानक से उसे एक ख्याल आता है तो डेमियन का एकेडमी में एनरोलमेंट के बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। अब वो स्ट्रेस चला गया है। सोचता है पास बहुत ज्यादा एक अच्छा दोस्त है एस्टर और उसका कैरेक्टर और बोलने का तरीका बहुत अच्छा है और उसका मैजिक पे भी टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर मुझमें उससे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि वो जब डेमियन का बैकग्राउंड जानने के बाद भी वो एस्टर डेमियन से सेम एटीट्यूड की भी बात करता है, कोई फ्लैटरिटी की छोड़ के। मैं उसे हर वक्त अपने पास रखना चाहता हूँ और इसीलिए वो किसी से भी बिलोंग नहीं कर लगता है जैसे एक उड़ता चिड़िया है। मुझे कोई रास्ता सोचना ही पड़ेगा एस्टर को यहाँ पे रुकने के लिए। एक सीन में शिफ्ट हो जाता है। एस्टर जब गिमोरी पर देखता है वो मुझे ये गिमोरी देगा इसका मोटिव क्या है। वो डेमियन का भाई का आंखें देखता है ये बहुत ज्यादा क्लियर है इसीलिए ये आशा सोचता है मैं उसे पढ़ नहीं सकता। पूरा एक बदमाश की जैसे इविल पर्सन जब तुम थोड़ी सी भी फ्लॉ दिखा वो तुम्हें एक बार में दबोच के मार देगा। अपने मुंह पे एक मास्क पहन के बैठा है इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं है। डेमियन का भाई एस्टा से आंसर पूछता है। एस्टा थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है मैं ये ऑफर रिफ्यूज करता हूँ। एस्टा सोचता है हम दोनों सेम रोड पे है तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल होने की चीज की कोई जरूरत ही नहीं है इसीलिए तुम मुझे फ्रीली सब बोल ही सकते हो। अगर ये मुझे अच्छा लगा तो मैं कर दूंगा अगर नहीं लगा तो मैं नहीं करूंगा। यही सुनकर डेमियन का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लगता है वो तो बोलता है मैं तुम्हें यही मार दूंगा। एस्टर अपने मुंह को फुला के बोलता है जो आको मुझे मार दो।
अचानक से उसे ख्याल आता है, मैं तो पहले भी एक बार मर चुका हूँ, दूसरी बार मरने के लिए तो मेरा दूसरा डेथ होगा ना। गुस्से में आके डेमियन का भाई अपना मैजिक पर अनलिश कर देते हैं, जिसकी वजह से चारों ओर सारे पेपर उड़ने लगते हैं और टेबल पे चाय की कप भी वो भी हिलने लगता है और डेमियन के भाई के पास से पेपर उड़ने लगता है, मैजिकल पार्ट उड़ने लगते हैं। वो एस्टर के ऊपर मैजिक का प्रेशर देना कोशिश करता है। अचानक से वो छोटी सी स्माइल अपने ठोटों पे लगता है और बोलता है, एस्टर तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है। वो बोलता है, मुझे कोई इंसान ट्रस्ट होती चाहिए जो ये मेरा काम कर सके, मगर कोई ऐसा नहीं जो बेरेंडो फैमिली से हो। एस्टर सोचता है, अगर इसी ने और थोड़ी सी भी कोशिश की तो मैं इसके मुंह पे एक पंच लगा देता। डेमियन का भाई बोलता है, मुझे पहले तुमसे कोई ज्यादा होप नहीं था, मगर थोड़ी देर बाद मुझे देख के पता चला मेरा भाई और मेरी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा लगाव है, इसीलिए मैं तुमसे काम कराना चाहता हूँ। अब वो बोलता है, मुझे कोई चाहिए जो मैजिक इंस्टीट्यूट में मेरे भाई की तरफ से वहां पे जा सके, इसीलिए मैं यहाँ से कोई मूव नहीं कर सकता और इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, मैं हाउस ऑफ डिक्लैन की सर्विलेंस के अंदर हूँ, इसलिए मैं कोई चीज कर नहीं सकता हूँ। एस्टर पूछता है, क्यों? डेमियन का भाई बोलता है, क्योंकि मैं डुकलैन फैमिली का हेवनली ऑरिजिन आर्ट के ऊपर अब रिसर्च कर रहा हूँ। उन लोगों को पता चल गया है कि मैं ये सब कर रहा हूँ। ये सुनकर एस्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एस्टर अपने हाथ दिखाकर उसका लेक्चर बंद करता है और बोलता है, अगर उन लोगों को सच में ही पता चल गया तो उन लोगों को तुमको मार देना चाहिए था, तुम अभी भी जिंदा क्यों हो? डेमियन का भाई बोलता है, तुम बहुत ज्यादा जानते हो, वो लोग मुझको मारे क्यों नहीं, क्योंकि मुझे सबसे कोर चीज पता चल गई है। तुम्हें क्या पता नहीं है, आर्ट डोकलन फैमिली का एक सीक्रेट टेक्निक है जो सारे मैजिक को परफेक्शन पे कर देता है और इसीलिए मैं ये रिसर्च स्टॉप नहीं कर सकता। एस्टर तुम समझ सकते हो ना ये फीलिंग कैसा लगती है। एस्टर सोचता है, ये पागल नहीं है, ये कम्प्लीटली पागल ही हो चुका है। मेरे पास्ट लाइफ में जब डुकलन फैमिली बैंडर फैमिली को पूरा मिटा देता है, तब लगता है ये रिसर्च के वजह से ही उसने ये सब किया था, क्योंकि डुकलन फैमिली हेड ने हमेशा इन दी न्यू हेवनली सोर्स आर्ट में पोटेंशियल देखा था और इसलिए पता चलता है इतना ज्यादा स्ट्रांग है। अचानक से एस्टर को बुलाने के लिए वो अपने थॉट से बाहर आ जाता है और बोलता है, अब तुम क्या मेरे लिए काम कर सकते हो? एस्टर बोलता है, तुम सच में बोलो, तुम मुझको क्यों चाहते हो? डेमियन का भाई बोलता है कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ मैं उनका रिपोर्ट डुकलन फैमिली को नहीं देता और मेरा ब्लेंडर फैमिली ने कुछ स्पाई को डुकलन फैमिली पे लिया था, मगर मैं उन स्पाई को ढूंढ नहीं सकता। एस्टर बोलता है, अगर ये रिसर्च लीक हो गया तो तुम सबसे बड़ा सस्पेक्ट रहोगे डुकलन फैमिली के लिए। डेमियन का भाई कॉन्फिडेंटली बोलता है, ये हो ही नहीं सकता। एस्टर बोलता है, अगर उन लोगों को छोटी छोटी चीज को ट्रैक में लगाकर तुमको ढूंढ लिया तो तुम फिर क्या करोगे? डेमियन का भाई बोलता है, उस वक्त मैं हेवनली सोर्स आर्ट का थोड़ा सा चीज बाहर निकालूंगा जिसके लिए वो लोग मुझे मार भी नहीं सकते और मैं इतना जल्दी मरने भी नहीं चाहता। एस्टर बोलता है, सबसे अच्छा चीज नहीं है तुम डुकलैन फैमिली का साइड ले लो और तुम मर भी नहीं सकते, वो लोग तुम्हें मारेंगे भी नहीं। डेमियन का भाई बोलता है, इसके लिए मेरा ओन रीजन है, मैं तुम्हें बोल नहीं सकता और क्योंकि तुम ब्लेंडर फैमिली से जुड़े नहीं हो इसीलिए तुम मेरे काम के लिए परफेक्ट हो और इस रिसर्च में मैं मेरा प्रोग्रेस थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम सारी चीज ये सीक्रेटली जियोन एकेडमी का प्रोफेसर फॉरेन को तुम इसे रिपोर्ट कर दो और इसके बदले में मैं तुम्हें लाइट हीलिंग टेक्निक दूंगा। एस्टर थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी ठोठों पे एक छोटी सी स्माइल लिए होके बोलता है, चलो फिर ये करते हैं, मैं अपने रिस्क से लाइट और हीलिंग टेक्निक लूंगा और मुझे न्यू हेवन सोर्स आर्ट कंप्लीट वर्जन चाहिए, तभी हम लोग कॉमरेड हो सकते हैं। डेमियन का भाई बोलता है, तुम बहुत ज्यादा सेमलेस हो रहा। एस्टर बोलता है,
तुम इतना बकबक करना बंद करो और बोलो तुम राजी हो कि नहीं। डेमियन का भाई बोलता है ठीक है, मैं अभी भी इसे कंप्लीट करके दूंगा क्योंकि ये न्यू हेवनली सोसाइट मेरे लिए यूजलेस है, मैं तुम्हें बाद में ये दे दूंगा। पर मेरी भी एक कंडीशन है, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प चाहता हूँ। एस्टर बोलते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरूर हेल्प करूंगा अगर ये हेवनली सोर्स आर्ट रिलेटेड होगी तो। और वो रिपोर्ट हाथ में लेके बोलता है बाय द वे मुझे पढ़ना नहीं आता। यही सुनकर डेमियन का भाई का हाथ फ्रीज हो जाता है। एस्टर बोलता है मैं मजाक कर रहा था। डेमियन का भाई बोलता है तुम सेमलिस भी नहीं है और तुम फनी भी नहीं हो। ये एस्टर पूछता है क्या प्रोफेसर फॉर्न ट्रस्टवर्दी है। डेमियन का भाई बोलता है हाँ, तुम्हें उसे विश्वास करना चाहिए क्योंकि जब हम एकेडमी थे हम दोनों फर्स्ट और सेकंड प्लेस के लिए लड़ाई करते थे। मैं हमेशा फर्स्ट आता था, वो सेकंड आता था। लास्ट में हम लोगों का कंपटीशन एंड हो गया क्योंकि मुझे ब्लेंडर फैमिली पे आना था। सर सोचता है मुझे क्यों लगता है ये बोल रहा है मैं ज्यादा सुपीरियर था। वो डैमियन का भाई की तरफ देख कर सोचता है वर्ल्ड बहुत ज्यादा नासमझ है क्योंकि एकेडमी में इससे भी बढ़कर एक लुनाटिक है मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में। रात को जब वो एक मैजिक पाउच से बहुत सारी बुक बाहर निकाल के आते हैं और उसमें से एक लेटर बाहर आता है। उस लेटर पढ़ने के बाद वो सोचता है, वो बोलता है अगर तुम्हें हीलिंग मैजिक सीखना होगा तो तुम्हें पहले ये सारे बुक पढ़ना होगा। तुम्हारा पसंदीदा दोस्त हैंजाई वुन ब्लैंडो। एस्टर हाथ में बुक लेके बोलता है ये गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद वो बुक को एक एक करके कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एस्टर सोचता है मुझे डेमियन से पूछकर वो हाइट हीलिंग बुक का लेना पड़ेगा बाद में, यही तुम कहते हो फ्रेंड प्रिविलेज। एस्टर सोचता है भेंजो ने मेरे को जो सब बुक दिया वो सब बुक बहुत ज्यादा अच्छा है और वो सब बुक एक कैटेगरी पर फोकस है। अगर किसी ने ये सारे बुक पढ़ ली तो उन लोगों का फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एस्टर सोचता है मुझे लगा था बुक को स्टोर करना ही अच्छा होगा, पर नहीं, मैं एक काम करूंगा, इस बुक को भी अंदर डाल दूंगा मैजिक टावर के अंदर। वो लाइब्रेरी सबके लिए खुला होगा जो लर्निंग के लिए हंग्री है। कुछ देर बाद का भाई सोचता है एस्टर बहुत ज्यादा यूजफुल है, अगर ये यूजफुल नहीं होता तो मैं इसे यूज करके थ्रो कर देता। एस्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और पास में जब मैंने उसे मारने की धमकी दी तब उसने बोला तुम मुझे मार दो, मैं एक बार मारूं और दो बार मारूं, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता। और लगता है उसकी आई भी झूठ नहीं बोल रही थी। यही सुनकर डेमन का भाई हंसने लगता है। मैं सिर्फ उसको थ्रेट कर रहा था, मुझे लगता नहीं है वो इतना ज्यादा सीरियस हो। और एस्टर उन लोगों से बहुत ज्यादा अलग है, इसीलिए और लगता है वो बहुत ज्यादा चीज छुपा कर रखा है। ये कोई बुरी चीज भी नहीं है और मुझे एक कॉमरेड मिल गया है जो मेरे पास में भी होगा और जिसे मुझे मेरा रिजल्ट का भी फर्क है। मुझे ये फीलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। और सच में उसे क्या पढ़ना नहीं आता? लगता तो नहीं, शायद वो मजाक कर रहा था मुझसे। सुबह में जब एस्टर एकेडमी में जाने के लिए रेडी हो रहा था, लूसी एस्टर को बोल रहा था तुम लोग जब एकेडमी में जाओगे तुमको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। लूसी एस्टर की तरफ देख के बोलते हैं और तुम्हें अब देख के लगता है तुम एक एकेडमी के स्टूडेंट हो और ये सूट तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एस्टर उसे थैंक यू बोलता है। एस्टर सोचता है ये है नोबल फैमिली की होने की प्रिविलेज। ऐसा नहीं है मैं एग्जाम देना नहीं चाहता, मगर ये लोग मुझे एग्जाम देने नहीं देंगे। पास जाके डेमियन का मॉम एस्टर से बोलता है डेमियन का ख्याल रखना और वो एस्टर को विश देता है तुझे जो रिजल्ट चाहिए तुम्हें वो मिले। एस्टर बोलता है थैंक यू मैम। उसके बाद एस्टर और डेमियन कैरेज में अंदर चला जाता है और कैरेज चलना शुरू हो जाता है और वो बोलता है कि जियोन एकेडमी मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए वेट करो क्लासमेट, आ रहा हूँ तुम लोगों को थक करने के लिए, मैं तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूंगा मार मार के। का
जो डेमियन का बड़ा भाई है उसका दिया हुआ बुक पढ़ रहा होता है और अंदर से डेमियन बहुत ज्यादा खुश होता है। एस्टर सोचता है हेंजाई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट मैजिशियन है क्योंकि उसने सब फॉर्मूला बहुत सिंपली लिखा है, मगर ये बहुत ज्यादा एंडलेस है। एक एग्जाम्पल लो, एक पानी का है, एक पानी किसी के लिए लाइफ है और एक पानी किसी के लिए डिजास्टर है, लाइक ए फ्लड, तब सुनामी की तरह। अलग दिखने का तरीका है। मैंने हेंजाई के दिया हुआ सारी बुक पढ़ ली है। मुझे इसे पता चलता है हेंजाई एक पागल इंसान है जो न्यू हेवनली सोर्स आर्ट के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अचानक से डेमियन एस्टर को पुकारता है और बोलता है हम लोग एकेडमी में पहुंच गए हैं। सच सोचता है तो ये है जियोन एकेडमी। पास पे उसका मेड लूसी बोलता है ये कैरेज इतने दूर ही जा सकता है, बाकी रास्ते अब दोनों को हट के ही जाना पड़ेगा। फिर वो कैरेज वहां से चला जाता है। उसके मियन आस्टा के हाथ पकड़ते हुए बोलता है हम लोगों को जल्दी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एंट्रेंस सेरेमनी पे बहुत ज्यादा सीट नहीं होगी। ये सुन के एस्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। ये लगता तो नहीं है ये फास्ट कम सर्विस है। मुझे लगता है लूसी ने बहुत ज्यादा वार कर दी है, इसीलिए डेमियन को ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर मैं उनके साथ दूंगा। डेमियन एस्टर को हाथ पे उड़ाते हुए एंट्रेंस की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अंदर जाके एस्टर बहुत सारे स्टूडेंट को देखता है। डेमियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, एक्साइटेडली होकर बोलता है लूसी ने बोला था अगर हम लोग लेट हो गए तो हमें कोई भी सीट नहीं मिलेगा। हम वो सच बोल रहा है ना। फिर एस्टर अपना सीट ढूंढने लगता है। डेमियन एस्टर को बोलता है हम लोग यहाँ पर बैठ नहीं सकते क्या? नहीं, अगर हमने नहीं बैठा तो सीट चला जाएगा। एस्टर उसे थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है। एस्टर सोचता है अगर तुम एकेडमी पे आना ही नहीं चाहते, तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? कोई आके डेमियन को धक्का देता है जिसकी वजह से डेमियन गिर जाता है और डेमियन ऊपर उठ के देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा होता है। आदमी गुस्से में बोलता है क्या हुआ? एस्टर डेमियन को हेल्प करके उठा के बोलता है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर डेमियन वहां से, मगर वो इंसान बुलाता है तुमने मेरे कपड़े के ऊपर क्या किया है, तुम देखो। ऐसा सोचता है जोल। इस वक्त डेमियन क्या करेगी? डेमियन जल्दी से उसके पास जाके अपने मुंह से थोड़ा और ड्रोल निकाल के वो कपड़े मुंह पोंछना शुरू कर देता है और बोलता है देखो ये बहुत ज्यादा साफ हो गया है और ये ग्लेज भी कर रहा है। ये सुनकर वो आदमी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेमियन के मुंह पे एक पंच मार देता है। अगर पंच डेमियन को लगा उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, मगर उससे पहले ही एस्टर आके वो पंच डेमियन के फेस से आगे। एस्टर बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पे स्टॉप दे सकते हैं? बोलते हैं तुम कौन हो? एस्टर रिप्लाई देने से पहले डेमियन बोलता है ये मेरा दोस्त। डेमियन एस्टर को हाथ पे उड़ाते हुए एंट्रेंस की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। अंदर जाके एस्टर बहुत सारे स्टूडेंट को देखता है। डेमियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, एक्साइटेडली होकर बोलता है लूसी ने बोला था अगर हम लोग लेट हो गए तो हमें कोई भी सीट नहीं मिलेगा। हम वो सच बोल रहा है ना। फिर एस्टर अपना सीट ढूंढने लगता है। डेमियन एस्टर को बोलता है हम लोग यहाँ पर बैठ नहीं सकते क्या? नहीं, अगर हमने नहीं बैठा तो सीट चला जाएगा। एस्टर उसे थोड़ी देर रुकने के लिए बोलता है। एस्टर सोचता है अगर तुम एकेडमी पे आना ही नहीं चाहते, तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? कोई आके डेमियन को धक्का देता है जिसकी वजह से डेमियन गिर जाता है और डेमियन ऊपर उठ के देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा होता है। आदमी गुस्से में बोलता है क्या हुआ? एस्टर डेमियन को हेल्प करके उठा के बोलता है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर डेमियन वहां से, मगर वो इंसान बुलाता है तुमने मेरे कपड़े के ऊपर क्या किया है, तुम देखो। ऐसा सोचता है जोल। इस वक्त डेमियन क्या करेगी? डेमियन जल्दी से उसके पास जाके अपने मुंह से थोड़ा और ड्रोल निकाल के वो कपड़े पोंछना शुरू कर देता है
और बोलता है देखो ये बहुत ज़्यादा साफ हो गया है और ये ग्लेज भी कर रहा है। ये सुनकर वो आदमी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डेमियन के मुंह पे एक पंच मार देता है। अगर पंच डेमियन को लगा उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मगर उससे पहले ही एस्टर आके वो पंच डेमियन के फेस से आगे एस्टर बोलते हैं हम लोग क्या यहाँ पे स्टॉप दे सकते हैं? बोलते हैं तुम कौन हो? एस्टर रिप्लाई देने से पहले डेमियन बोलता है ये मेरा दोस्त है। एस्टर बोलता है हाँ मैं इसका दोस्त हूँ। तो ये सो कॉल्ड दोस्त है। एस्टर सोचता है चलो ठीक है थोड़ा मार के ही लूंगा इसके लिए पहले। एस्टर बोलता है तुम बहुत ज्यादा बकबक करते हो। थोड़ी देर बाद सब लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? सब बोलते यह लगता है यहाँ पर किसी की फाइट ब्रोक हो गई है और पर दिखाया जाता है एस्टर और उस इंसान के अंदर फाइट होनी शुरू होगी। लोग डिस्कस कर रहा होता है कौन इस फाइट पे विन होगा। सब लोग बोलता है ये बड़ा वाला आदमी जीतेगा जरूर। बहुत ज्यादा आता है। अचानक पीछे से कोई आके बोलता है, अचानक से एक इंसान आके बोलते हैं तुम लोग ये फाइट क्यों बंद क्यों नहीं रहे हो? फिर एक और स्टूडेंट बोलता है चलो हम लोग इस फाइट को स्टॉप करते हैं। तो उससे पहले अगर हमने ये फाइट स्टॉप कर दी तो उन लोगों का हार्ट कैसा फील करेगा? चलो हम लोग एक और डिसीजन लेते हैं। हम लोग इन लोगों को फाइट करने के लिए एक रूम कर लगता है क्योंकि मुझे लगता है ये ग्रे वाला लड़का एक मैजिशियन। यही सुन के सब लोग अपना मैजिक कास्ट करना शुरू कर देते हैं और एक बैरियर क्रिएट करता है उन लोगों के ऊपर और एक बाजी शुरू करना देता है। मैं इन इंसान पे 3 गोल्ड रुपए लगाता हूँ। मैं इसके ऊपर 2 रुपए लगाता हूँ। उससे एक स्टूडेंट ये सिचुएशन देख के बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। अच्छा ही हो रहा है। फिर फाइटिंग सीन पे वो आदमी दोनों पंच एक साथ मिला के बोलता है मैं हूँ हिक स्टार डुप्लेन फैमिली का सेकंड। तुम्हारा नाम क्या है? स्टार बोलता है मेरे पास तुम्हारा जैसा कोई ब्लड लाइन नहीं है। मैं एक पैसेंजर हूँ। चल मेरा नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है तुम किसी नोबल फैमिली से लिए। चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें थोड़ी देर मारूंगा उसके बाद तुम्हारा अकल ठिकाने लग जाएगी। मेरे तरफ आओ हम लोग फाइट करेंगे। ऐसा सोचता है ये आदमी तो फाइट करना ही नहीं जानता। वो एस्टर उसको टॉन्ट करता है, बोलता है जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं उन लोगों का जीभ बहुत ज्यादा बड़ा होता है और तुम क्या डरे हुए हो फाइट करने के? ये सुनकर वो स्टूडेंट दौड़ के आके एस्टर के ऊपर एक पंच लगाना चाहता है, मगर पंच लगने से पहले एस्टर अपने हाथ पे थोड़ा सा मैजिक को कवर करके उसके मुंह में एक जोर से पंच लगा के देता है, उसको दूर फेंक देता है।